एक बार की बात है, राजस्थान में अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अपने छोटे से परिवार के साथ एक सोनू नाम का लड़का रहता था। जैसे ही सोनू ने 12th पास की तो उसके पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया कि आगे की पढ़ाई के लिए उसको शहर भेजा जाए। शहर आते ही अपने दोस्तों की संगत में आकर सोनू बहुत जल्द फास्ट फूड कल्चर का शिकार बन गया और कुछ ही दिनों में चाइनीज खाने के नतीजे उसको दिखने लगे। अपनी घटिया डाइजेस्टिव हेल्थ से परेशान होकर सोनू सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा और पूछने लगा कि डॉक्टर साहब, जब मैं गांव में था तब मुझे कभी भी गट इश्यूज नहीं हुए, मुझे कभी भी कॉन्स्टिपेशन या बर्निंग सेंसेशंस नहीं हुए, लेकिन पता नहीं शहर आते ही मेरे साथ क्या हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने सोनू को बताया कि जो कुछ भी आप खाते हो वो आपके माउथ से होते हुए आपके फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक में जाता है, स्टमक से होते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है, फिर वहां से आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लास्ट में एनस के थ्रू शरीर से बाहर चला जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना बचपन में आपने कभी पढ़ा होगा। एक एवरेज पर्सन एक साल में अप्रोक्सीमेटली 675 केजी खाना खा जाता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है लगभग 1.5 से 2 केजी फूड पर डे। अब इस फूड में से भी शरीर को एनर्जी देने के लिए फ्यूल क्या होगा और शरीर से बाहर जाने वाला वेस्ट क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ये डिसीजन कैसे लेता है, ये समझेंगे। और इसके अलावा एक बादाम अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है और एक मोमो अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है, वो भी समझेंगे। इन शॉर्ट, टिपिकल बायोलॉजिकल टर्म्स में ना घुसकर रियल लाइफ फूड साइंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इंपैक्ट करती है उस बारे में बात करेंगे। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि खाना मुंह में डालने से पहले ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। आपके माउथ में ये 3 मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद रहते हैं। ये वाली है पैरोटिड ग्लैंड्स, आपके जॉ यानी जबड़े के नीचे यहाँ पर मौजूद हैं ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और आपकी टंग के नीचे मौजूद हैं ये सब लिंगुअल ग्लैंड्स। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स और भी हैं, और जैसे ही आप खाने के बारे में सोचते हो या खाने को स्मेल करते हो या फिर खाने को देखते हो तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करना शुरू कर देती हैं। अब ये तो आपको पता है कि सलाइवा खाने को चबाने में और खाने को स्वेलो करने में यानी निगलने में हेल्प करता है, लेकिन सलाइवा से रिलेटेड ये 2 बातें आपको शायद ही पता होंगी। पहली तो ये कि सलाइवा में एंटीबॉडीज होती हैं और ये आपके मुंह में जर्म्स को मारता है, दस कीपिंग योर माउथ क्लीन। और दूसरी ये कि सलाइवा में एमिलेज नाम का एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो आपके खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन के लिए आपके माउथ में ही ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही आप खाने को निगलते हो तो एक अमेजिंग प्रोसेस के थ्रू एपिग्लोटिस कुछ इस तरीके से फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है और फूड पाइप में भेज देता है। इस बात पर ध्यान दो कि ये विंड पाइप है और नीचे जाकर ये आपके लंग्स यानी फेफड़ों से कनेक्टेड है। इसमें खाना चला गया तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए खाने को स्वेलो करते ही एपिग्लोटिस विंड पाइप की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है और खाने को फूड पाइप का रास्ता दिखा देता है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वीडियो में इस पीस ऑफ फूड को बोलस बोला जाएगा। एक बार आपने फूड को चबा लिया और स्वेलो कर लिया, देन उसे बोलस बोला जाता है। बोलस और इस वीडियो में यूज किए गए काफी इंग्लिश वर्ड्स ऐसे हैं जो हम रियल लाइफ में यूज नहीं करते। ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स को याद रखने में और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स को समझने में आप में से काफी लोग डिफिकल्टी फेस करते होंगे। इसके लिए दी बेस्ट सॉल्यूशन है डुओलिंगो ऐप। डुओलिंगो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये हैं 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश वगैरह वगैरह। क्या हो अगर आप भी खेल खेल में ये लैंग्वेजेस सीख सको। डुओलिंगो एक ऐसी ऐप है जो आपको एक गेम की तरह हर लैंग्वेज सिखाती है और वो भी एकदम फ्री। यहाँ तक कि डुओलिंगो पर सिर्फ आपको डेली के 10 मिनट्स ही देने हैं और अगर कभी भूल जाओ तो हर दिन रिमाइंड करवाना डुओलिंगो का काम है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 3 चीजों पर काम करना होता है। पहला स्पीकिंग, दूसरा लिसनिंग और तीसरा है रीडिंग। ये ऐप इन तीनों ही चीजों पर जोर देती है और आपको एक लैंग्वेज का अच्छा स्पीकर, लिसनर और रीडर बनाती है। इस ऐप में आपके सामने लेवल्स आती हैं और जैसे जैसे आप उन लेवल्स को क्रॉस कर लेते हो वैसे वैसे ट्रेनिंग एडवांस होती जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर आपको एक एडिशनल लैंग्वेज आती हो तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ओपन हो जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को यूज करके फ्री में डुओलिंगो को डाउनलोड करो और एक न्यू लैंग्वेज सीखने के सफर की शुरुआत करो। खैर, फूड पाइप को ही दूसरे शब्दों में ईसोफेगस बोला जाता है और आपका ये ईसोफेगस एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट करता है जिसे बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप उल्टे लटके हुए हो तो भी खाना खा सकते हो। ध्यान से देखो कि कैसे आपका फूड पाइप एक वेव टाइप का मूवमेंट कर रहा है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है। और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की मदद से ही कैसे ये बोलस नेचुरली आपके स्टमक की तरफ पुश हो रहा है। ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये आपका स्टमक है और ध्यान रहे ये असली स्टमक है। जब आप अपने दोस्त को बोलते हो कि भाई तेरा तो पेट निकल रहा है, तू जिम जाना शुरू कर दे, तो वो पेट नहीं है, वो बेली है।
स्टमक यानी कि पेट ये है। एनाटॉमिकली देखा जाए तो स्टमक की पोजीशन यहाँ है, जस्ट आपकी रिब्स के नीचे, और जिसे आप मोटापे वाली तौंद से रेफर करते हो वो आपकी इंटेस्टाइन के सामने वाला एरिया होता है। खैर, आपके स्टमक में एक एसिड होता है जिसे बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके बोलस को डाइजेस्ट होने में और ब्रेक डाउन होने में हेल्प मिल सके, इसलिए आपका शरीर नेचुरली सिर्फ 1-2 दिन में 1.5 से 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर 2 जरूरी सवाल उठते हैं कि अगर हमारे स्टमक में एसिड है तो अभी तक हमारे स्टमक की बाउंड्री जली क्यों नहीं, और दूसरा ये कि जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारे स्टमक में जो एसिड है वो हमारे मुंह से होते हुए बाहर क्यों नहीं आ जाता। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये कि हमारे स्टमक की बाउंड्री म्यूकस से कवर्ड हो रखी है। ये म्यूकस स्टमक वॉल को एक प्रोटेक्टिव कोटिंग देता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक को अफेक्ट नहीं कर पाता। और आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये कि अपनी बॉडी में जहाँ फूड पाइप खत्म होता है और जहाँ स्टमक शुरू होता है वहाँ स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, जिन्हें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी LES बोला जाता है। अगर आपको स्टमक के अंदर का व्यू दिखाऊं तो ये LES है, और बोलस जब LES से स्टमक में गिरता है तो कुछ इस तरीके का दिखता है। कहने का मतलब ये है कि शीर्षासन करते वक्त ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी LES ही आपके स्टमक के एसिड को रोक कर रखता है, और इसलिए ही आपका स्टमक एसिड आपके फूड पाइप से होता हुआ माउथ में नहीं जा पाता। खैर, जैसे ही बोलस स्टमक एसिड में गिरा वैसे ही उसका फाइनल ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि ये बोलस ही न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है जो हमारे शरीर के लिए यूजफुल होते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन साथ ही आपको ये बात भी अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये बोलस बैक्टीरिया भी कंटेन करता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है उसमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो उस बैक्टीरिया को मारते हैं। यही रीजन है कि आपको बार बार बोला जाता है कि खाने से 45 मिनट पहले और खाने के 45 मिनट बाद तक पानी मत पिया करो, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि खाना खाते वक्त स्टमक एसिड ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे ताकि डाइजेशन इजीली हो सके। पानी पिएंगे तो एसिड डाइल्यूट हो जाएगा और बोलस यूं ही स्टमक में रखा रह जाएगा। इसके अलावा आपकी स्टमक वॉल्स में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिसे बोला जाता है पेप्सिनोजेन। तो आपके स्टमक में मौजूद ये एसिड इस पेप्सिनोजेन को एक एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है जिसे बोला जाता है पेप्सिन, और ये पेप्सिन ही वो एंजाइम है जो आपके बोलस में प्रेजेंट प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो भी खाना आप खाते हो वो आपके स्टमक में 2 से 4 घंटे रहता है। इनफैक्ट डॉक्टर साहब सोनू को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गेहूं के आटे से बनी हुई रोटियां सिर्फ 2 ही घंटे में आपके स्टमक में इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगी, लेकिन मैदा से बने हुए मोमोज डाइजेस्ट होने में इजीली 4 से 6 घंटे लगा देंगे। साथ ही ऐसा भी मत सोचना कि सिर्फ स्टमक एसिड ही डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। बोलस को अच्छे से ब्रेक डाउन करने के लिए आपका स्टमक खुद भी इस तरीके से चर्निंग मूवमेंट्स करता है। ये चर्निंग एक्टिविटी आपका स्टमक हर 20 सेकंड्स में एक बार करता है। अब दिक्कत यह है कि अगर आपने पेट भर खाना खा लिया तो आपका स्टमक चर्निंग एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली बोलस और ज्यादा लंबे समय तक स्टमक में ही पड़ा रहेगा। यही रीजन है कि डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि कभी भी फुल पेट खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा थोड़ी सी जगह बचा कर रखो। खैर, स्टमक से खाना ऊपर ना चला जाए उसको रोकने के लिए जैसे स्फिंक्टर मसल्स रहती हैं, वैसे ही स्टमक के अंदर जितना भी सामान है वो स्टमक से नीचे ना चला जाए उसको रोकने के लिए यहाँ भी स्फिंक्टर मसल्स मौजूद रहती हैं। इन स्फिंक्टर मसल्स को पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला जाता है, और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ही डिसाइड करता है कि अब फाइनली स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या जाएगा और क्या नहीं। स्टमक में जो बोलस था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से और स्टमक की चर्निंग एक्टिविटी की वजह से चाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर सिर्फ चाइम को ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री देगा, बाकी माल को पेट में ही रोक कर रखेगा। आपने जो कुछ भी खाया था स्टमक से होते हुए अब वो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो पार्ट है जहां न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ध्यान से समझो कैसे। एक एवरेज एडल्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 20 से 22 फीट की होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी हाइट से 3 गुना से भी ज्यादा लंबी। एट द सेम टाइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की विड्थ आपके मिडल फिंगर के बराबर होती है। वापस ह्यूमन बॉडी में आकर आपको समझाऊं तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट स्टमक से जुड़ा हुआ है और सी शेप का है, इसे बोला जाता है डिओडेनम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इतना बीच वाला हिस्सा है इसे बोला जाता है जेजूनम, और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो कि फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन से जाकर कनेक्टेड है उसे बोला जाता है इलियम। डुओडेनम, जेजूनम और इलियम आपके चाइम में से, या यूं कह लो कि आपने जो खाना खाया था उसमें से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अपने अपने
अपने लेवल पर एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट यानी कि ये इलियम आपके खाने में से जिंक एब्जॉर्ब करता है, जिससे स्पर्म प्रोडक्शन और इम्यून सिस्टम में हेल्प मिलती है। आपके खाने में से कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है, जिससे बोन और हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलती है। लेकिन इस सब से हटके फन पार्ट है ये समझना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें बोला जाता है विलाय। ये विलाय आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में करोड़ों की मात्रा में हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं, जनरली सिर्फ 1 मिलीमीटर लंबे। इस हर एक विलस में ऐसे ब्लड कैपिलरीज होते हैं और ये जो येलो कलर में आप देख रहे हो, इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स इस विलस में एंटर करते हैं और फिर ब्लड कैपिलरीज में एंटर करते हैं और फर्दर पूरी बॉडी में चले जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से हमारी बॉडी हमारे खाए हुए खाने में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एकदम एंड पर पहुंचने के बाद ये चाइम फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। आपका खाया हुआ खाना लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा समय तक रहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो कुछ भी आप खाते हो वो आपके स्टमक में 2 से 4 घंटे तक रहता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 से 6 घंटे तक रहता है और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में 30 से 40 घंटे तक रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करती है कि आपके फूड में प्रेजेंट पानी को सोख लेती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें म्यूकस ऐड कर देती है। लार्ज इंटेस्टाइन को मेडिकल टर्म्स में कोलन भी बोला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के मेनली ये 3 पार्ट्स ही हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और ये डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन के एंड में यहाँ पर रेक्टम है और इसके नीचे एनस है। ध्यान से देखो कि लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन में भी इस तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। पूरे दिन में ऐसे 3 से 4 मेजर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से बाहर पुश करने में हेल्प करते हैं। इस बात को भी नोटिस करना कि एनस में 2 टाइप्स की स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। एक तो ये जो कि है इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स और ये है दूसरी वाली एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स। ये जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स हैं, इनको आप वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप ड्राइव कर रहे हो और आपको ऐसा फील होता है कि अब बाथरूम जाना पड़ेगा, लेकिन अभी आपका घर 15 मिनट की दूरी पर है, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं हो कि बाथरूम यूज कर सको, तो ऐसे केस में आपके वेस्ट मटेरियल को अंदर ही रखने के लिए आप अपनी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स को यूज करते हो। लेकिन जब आपके रेक्टम में वेस्ट मटेरियल है और आपको फील नहीं हो रहा कि आपको बाथरूम जाना है, तो ऐसे केस में आपकी इंटरनल एनल स्फिंक्टर मसल्स आपके वेस्ट मटेरियल को वहीं रोक कर रखती हैं। इसके अलावा 2 डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि खाना उनसे होते हुए नहीं गुजरता, लेकिन वो कुछ ऐसे केमिकल्स और एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, लिवर और पेनक्रियाज। ये लिवर है, लिवर बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन्स में से एक है और इसका काम है एक डाइजेस्टिव सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना जिसे बोला जाता है बाइल। बाइल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें जो फैट्स होते हैं, उन फैट्स को ब्रेक डाउन करने में और डाइजेस्ट करने में ये बाइल ही हेल्प करता है। लिवर के जस्ट नीचे आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हो, इसे बोला जाता है गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर ही वो जगह है जहाँ पर लिवर के द्वारा बनाया गया डाइजेस्टिव सब्सटेंस जिसे बाइल बोला जाता है, वो बाइल स्टोर रहता है। और जैसे ही आप फैटी मील्स खाते हो तो बाइल इस बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए सीधा डिओडेनम में चला जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्टार्टिंग का पार्ट था। इस बाइल डक्ट से यहाँ पर कनेक्टेड है ये पेनक्रियाज। इस पेनक्रियाज का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाए और उसको डिओडेनम में भेज दे। तो गॉल ब्लैडर से आया हुआ बाइल और पेनक्रियाज से आए हुए डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने को डाइजेस्ट होने में और बेटर हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट, डॉक्टर साहब सोनू को बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो गांव में था तो देसी खाना खाता था जो कि इजीली डाइजेस्टेबल है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन और चाइनीज के नाम पर शहर में ये जो कचरा बिक रहा है, ये देने वाले के लिए तो बिजनेस है, लेकिन लेने वाले के लिए जहर से कम नहीं है। पिछले हफ्ते गुजरात में नवरात्रा में गरबा सेलिब्रेशन के वक्त सिर्फ 24 घंटे में 10 से ज्यादा लोगों ने हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा दी। यंग इंडियंस में हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, मैंने इस वीडियो में बताया है, जरूर देखना।